एक जैनेटर था। स्कूल में फ्लोर्स क्लीन करता था। कभी कॉलेज नहीं गया। सिंपल लाइफ जीता। जब वो 92 इयर्स की एज में गुजरा तो लोगों को शौक लगा, क्योंकि उसने $8 मिलियन छोड़े, यानी 66 करोड़ रुपीस। और दूसरी तरफ एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, हार्वर्ड MBA, 6 फिगर सैलरी, लग्जरी कार, बड़ा घर, लेकिन बैंकरप्ट हो गया 50 इयर्स की एज में। यह रियल स्टोरीज है। तो सवाल यह है, पैसे के बारे में सही कौन था? एजुकेटेड बैंकर या अनएजुकेटेड जैनेटर? मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है, वेल्थ बिल्डिंग इंटेलिजेंस के बारे में नहीं है, यह बिहेवियर के बारे में है। आज मैं इस बुक के सबसे पावरफुल लेसन्स ब्रेक डाउन करूंगा। लेसन्स जो आपको पैसे के बारे में सोचने का तरीका कंप्लीटली चेंज कर देंगे। एंड तक देखोगे तो आपके पास एक क्लियर रोड मैप होगा फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का। तो चलिए शुरू करते हैं। बीइंग रिच वर्सेस बीइंग वेल्थी। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझते हैं। रिच होना और वेल्दी होना यह सेम चीज नहीं है। रिच लोगों को आप देख सकते हैं, लग्जरी कार, डिजाइनर क्लोथ्स, बड़े घर, फॉरेन वेकेशंस। लेकिन वेल्दी लोग, उन्हें आप नहीं देख सकते, क्योंकि वेल्थ इनविजिबल है। हाउसल कहते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। रिच पर्सन अपनी इनकम स्पेंड करता है, वेल्थी पर्सन अपनी इनकम इन्वेस्ट करता है। एग्जाम्पल देखो, एक डॉक्टर है, साल में 50 लाख कमाता है, BMW खरीदी, बंगलो लिया EMI पे, हर वीकेंड पे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स। दूसरा टीचर है, साल में 10 लाख कमाता है, सिंपल कार, नॉर्मल फ्लैट, लेकिन हर महीने 30,000 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। 20 इयर्स के बाद डॉक्टर के पास असेट्स हैं, कार और घर, लेकिन लोन्स भी हैं। और अगर इनकम रुक गई तो 6 महीने में फाइनेंशियल क्राइसिस। टीचर के पास 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। फ्रीडम है, चॉइस है, सिक्योरिटी है। यही है वेल्थ। वेल्थ मतलब ये नहीं कि आप कितना स्पेंड करते हैं। वेल्थ मतलब है कितना बचाते और इन्वेस्ट करते हैं। हाउसल कहते हैं, बिल्डिंग वेल्थ हैज लिटिल टू डू विद योर इनकम एंड लॉट्स टू डू विद योर सेविंग्स रेट। तो रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि आप कितना अर्न कर रहे हैं। रियल क्वेश्चन ये है, आप कितना सेव कर रहे हैं। सेक्शन 2, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का असली मैजिक। वॉरेन बफेट का $84 बिलियन का नेटवर्थ है। लेकिन क्या आपको पता है, उनका $81.5 बिलियन उनकी 65th बर्थडे के बाद बना। 65 से पहले सिर्फ 2.5 बिलियन। इसका मतलब क्या है? कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का असली मैजिक लेट स्टेज में दिखता है। हाउसल एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। इमेजिन करो, 2 लोग हैं। पर्सन ए 20 इयर्स की एज से इन्वेस्ट करना शुरू किया। हर मंथ 5,000 इन्वेस्ट करता है, 40 इयर्स तक। पर्सन बी 30 इयर्स की एज से इन्वेस्ट करना शुरू किया। हर मंथ 10,000 इन्वेस्ट करता है, 30 इयर्स तक। दोनों सेम 12% रिटर्न लेते हैं। 60 इयर्स की एज में कौन ज्यादा वेल्दी होगा? सरप्राइजिंग आंसर, पर्सन ए, क्योंकि पर्सन ए ने 10 इयर्स पहले स्टार्ट किया। वो एक्स्ट्रा 10 इयर्स कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ने इतना काम कर दिया कि डबल इन्वेस्टमेंट के बाद भी पर्सन बी पीछे रह गया। टाइम इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन इन्वेस्टिंग। आइंस्टाइन ने कहा था, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है। लोग कॉम्पाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं, लेकिन बिलीव नहीं करते, क्योंकि इनिशियल रिजल्ट्स बोरिंग होते हैं। पहले साल 60,000 इन्वेस्ट किया, रिटर्न आया 7,200। यह तो कुछ भी नहीं लगता।
लेकिन 30th ईयर में वो 7,200 बन जाता है। 5 lakhs पेशेंस इज द एंट्री टिकट टू कंपाउंड इंटरेस्ट। तो लेसन क्या है? स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली, और सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम डू। लक और रिस्क दोनों रियल है। बिल गेट्स को सब जानते हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, बिलियनर बने। लेकिन क्या आपको पता है उनकी लक की स्टोरी? 1968 में दुनिया में सिर्फ 303 स्कूल्स द जिनमें कंप्यूटर्स थे। बिल गेट्स उस स्कूल में थे, और सिर्फ 300 मिलियन टीनेजर्स थे उस टाइम। इसका मतलब बिल गेट्स का 1 in a million चांस था स्कूल में होने का। ये प्योर लक थी। लेकिन ये स्टोरी का सिर्फ एक हाफ है। उसी स्कूल में बिल गेट्स का बेस्ट फ्रेंड था, केंट एवंस। केंट भी उतना ही टैलेंटेड था। उन्होंने साथ में बिजनेस आइडियाज डिस्कस किए। लेकिन केंट 20 इयर्स की एज में एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में मार गया। सेम स्कूल, सेम अपॉर्चुनिटीज। एक बिलियनर बना, एक जिंदा नहीं रहा। ये है लक और रिस्क। हाउसल कहते हैं, नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। जब कोई सक्सेसफुल होता है तो हम सोचते हैं ये बहुत स्मार्ट है, मैं भी यही करूंगा। लेकिन हम लक को इग्नोर कर देते हैं। और जब कोई फेल होता है तो हम सोचते हैं यह फुलिश था, लेकिन हम बैड लक को इग्नोर कर देते हैं। तो लेसन क्या है इन्वेस्टिंग में? डाइवर्सिफाई करो, क्योंकि रिस्क रियल है। आपको नहीं पता कल क्या होगा। अपना सारा पैसा एक स्टॉक में मत लगाओ, एक सेक्टर में मत लगाओ। स्प्रेड करो, ताकि अगर बैड लक आए तो वो आपको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना कर सके। इनफ का कॉन्सेप्ट। रजत गुप्ता, IIT ग्रेजुएट, मैकिन्जी के CEO बने, बोर्ड मेंबर द गोल्डमैन सैक्स और प्रॉक्टर एंड गैम्बल में। नेटवर्थ था $100 मिलियन, यानी 10 बिलियन रुपीस। लेकिन फिर भी इनसाइडर ट्रेडिंग किया। जेल गया क्यों? क्योंकि उन्हें लगा इनफ नहीं है। हाउसल कहते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। जब आपके पास 10 lakhs होते हैं तो आप सोचते हैं 1 crore हो जाए तो लाइफ सेट। 1 crore हो जाते हैं तो सोचते हैं 5 crores चाहिए। 5 crores हो जाते हैं तो सोचते हैं 50 crores। यह गोल पोस्ट कभी रुकता नहीं। हाउसल एक पावरफुल लाइन कहते हैं, देयर इज नो रीजन टू रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। रजत गुप्ता के पास ऑलरेडी बहुत था, उन्हें और की जरूरत नहीं थी। लेकिन ग्रीड ने उन्हें रिस्क लेने पर मजबूर कर दिया। रिजल्ट? जेल, रेप्यूटेशन खत्म, पैसा भी चला गया। तो आपको करना क्या चाहिए? डिसाइड करो, आपके लिए इनफ क्या है? कितना पैसा चाहिए कंफर्टेबल लाइफ के लिए? और जब वो अचीव हो जाए तो उस पे सैटिस्फाइड रहो। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली ज्यादा चाहते रहोगे तो कभी खुश नहीं रहोगे, और ज्यादा पाने के चक्कर में जो है वो भी खो दोगे। बर्नी मैडॉफ, $65 बिलियन का पोंजी स्कीम चलाया, लेकिन वो ऑलरेडी बिलियनर था। उसको और की क्या जरूरत थी? ग्रीड। और एंड में जेल में मर गया। लेसन, डिफाइन योर इनफ एंड रिस्पेक्ट इट। रूम फॉर एरर, यह सेक्शन सबसे अंडररेटेड है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी। हाउसल कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज प्लानिंग ऑन योर प्लान, नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। मतलब हर प्लान में मार्जिन ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए। रियल एग्जाम्पल देखो, 2020 में कोविड आया, मार्केट्स क्रैश हो गए, लैक्स ऑफ पीपल ने जॉब खो दी। अब इमेजिन करो 2 सिचुएशंस। पर्सन ए, हर महीने की सैलरी पूरी स्पेंड होती थी, 0 सेविंग्स।
EMIs चल रही थी। पर्सन बी हर महीने 30% सेव करता था। 6 महीने का इमरजेंसी फंड था। जब लॉकडाउन लगा और जॉब चली गई, पर्सन ए 2 महीने में EMI डिफॉल्ट। लोन पे लोन, डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज। पर्सन बी स्ट्रेसफुल था, लेकिन इमरजेंसी फंड ने 6 महीने कवर कर लिए। नया जॉब ढूंढ लिया, रिकवर हो गया। डिफरेंस क्या था? रूम फॉर एरर। हाउसल कहते हैं, यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम एंड स्टिल मेक अ फॉर्च्यून। अगर आपके पास सेफ्टी मार्जिन है, तो गलतियां अफोर्ड कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। इमरजेंसी फंड बनाओ, मिनिमम 6 महीने का एक्सपेंसेस का बैकअप। इंश्योरेंस लो, हेल्थ और टर्म। यह रूम फॉर एरर है अनएक्सपेक्टेड मेडिकल या डेथ के लिए। ओवर लीवरेज मत करो, अगर 20 लाख अर्न कर रहे हो तो 50 लाख की लाइफस्टाइल मत जियो। कीप इट एट 15 लाख। 5 लाख का बफर है तुम्हारा रूम फॉर एरर। पोर्टफोलियो में कैश रखो, अगर मार्केट क्रैश हो तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यह बोरिंग एडवाइस लगती है, लेकिन यही चीज आपको फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय होने से बचाती है। सेव विदाउट अ रीजन, यह कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लगता है। लोग पूछते हैं, मैं किस लिए सेव करूंगा? हाउस के लिए? कार के लिए? रिटायरमेंट के लिए? हाउसल कहते हैं, मत सोचो किस लिए, जस्ट सेव करो। क्यों? क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। 1990 में किसी ने नहीं सोचा था इंटरनेट रेवोल्यूशन आएगी। 2000 में किसी ने नहीं सोचा था स्मार्टफोन्स दुनिया बदल देंगे। 2010 में किसी ने नहीं सोचा था रिमोट वर्क नॉर्मल हो जाएगा। आपको भी नहीं पता 10 साल में क्या अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन अगर आपके पास पैसा होगा, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। हाउसल कहते हैं, सेविंग इज अ हेज अगेंस्ट लाइफ्स इनएविटेबल एबिलिटी टू सरप्राइज यू। रियल एग्जाम्पल, एक बंदा हर महीने 10,000 सेव करता था। कोई स्पेसिफिक गोल नहीं था। 5 इयर्स बाद उसका फ्रेंड एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। पार्टनर की जरूरत थी। उस बंदे के पास 6 लाख की सेविंग्स थे। उसने इन्वेस्ट कर दिया। स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया। 5 इयर्स में वो 6 लाख बन गए 50 लाख। अगर उसने रीजन के साथ सेव किया होता, हाउस के लिए, कार के लिए, तो वो पैसा लॉक्ड होता। यह अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती। तो लेसन क्या है? सेव करो विदाउट स्पेसिफिक रीजन। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ऑप्शंस देती है, फ्रीडम देती है। जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप रेडी होंगे। REASONABLE। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं, इन्वेस्ट रैशनली। इमोशंस को हटाओ, लेकिन हाउसल कहते हैं, यह रियलिस्टिक नहीं है। क्योंकि हम रोबोट्स नहीं हैं, हम ह्यूमंस हैं। और ह्यूमंस इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। तो बेटर स्ट्रैटेजी क्या है? बी रीजनेबल इंस्टेड ऑफ रैशनल। एग्जाम्पल देखो। रैशनली, आपको अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। हिस्टोरिकल डेटा कहता है स्टॉक्स गिव द बेस्ट रिटर्न्स। लेकिन अगर आप 100% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट 40% क्रैश हो जाता है, आप पैनिक करोगे, सेल कर दोगे, लॉस बुक कर लोगे। रीजनेबल अप्रोच, 70% स्टॉक्स, 30% सेफ एसेट्स लाइक बॉन्ड्स या गोल्ड। यह टेक्निकली ऑप्टिमल नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली आप कंफर्टेबल रहोगे। और जब मार्केट क्रैश होगा तो आप पैनिक नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास 30% सेफ बफर है। हाउसल कहते हैं, मिनिमाइजिंग फ्यूचर रिग्रेट इज हार्ड टू रैशनलाइज बट इजी टू जस्टिफाई। रियल स्टोरी, वॉरेन बफेट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैश भी है। रैशनली यह स्टूपिड लगता है। वो कैश भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
लेकिन बफे कहते हैं, आई स्लीप वेल एट नाइट। कैश उन्हें पीस ऑफ माइंड देता है, कंट्रोल का फीलिंग देता है। यह रीजनेबल है, रैशनल नहीं। तो लेसन क्या है? अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे डिजाइन करो कि आप रात को चैन की नींद सो सको। अगर फुल इक्विटी में टेंशन होती है तो थोड़ा डेट में डालो। अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से सिक्योरिटी लगती है तो करो। परफेक्ट मैट बानो, कंफर्टेबल बानो। सेक्शन 8, स्टोरीज वी टेल आवरसेल्व्स। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। हाउसल कहते हैं, द मोर यू वांट समथिंग टू बी ट्रू, द मोर लाइकली यू आर टू बिलीव अ स्टोरी दैट ओवर एस्टिमेट्स द ऑड्स ऑफ इट बीइंग ट्रू। मतलब, हम वो स्टोरीज बिलीव कर लेते हैं जो हमें सुननी है। एग्जाम्पल, 2017 में बिटकॉइन बूम हुआ। लोग कहने लगे, बिटकॉइन इज द फ्यूचर। बैंक्स खत्म हो जाएंगे। यह $1 मिलियन तक जाएगा। लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग्स इन्वेस्ट कर दी, क्योंकि उन्होंने वो स्टोरी बिलीव कर ली जो उन्होंने सुननी थी। रिजल्ट, 2018 में क्रैश, 80% लोगों ने पैसा खो दिया। सेम चीज 2000 में रियल एस्टेट बबल के टाइम हुई। पैटर्न सेम है। हम वो स्टोरीज सुनना चाहते हैं जो हमें रिच बना दे जल्दी, तो हम एविडेंस इग्नोर कर देते हैं, रेड फ्लैग्स इग्नोर कर देते हैं। हाउसल कहते हैं, बी केयरफुल हु यू प्रेज एंड एडमायर, बी केयरफुल हु यू लुक डाउन अपॉन एंड विश टू अवॉइड बिकमिंग। अगर आप किसी को सिर्फ इसलिए एडमायर करते हैं क्योंकि वो अमीर है, तो आप उनकी गलत चॉइसेस भी कॉपी कर लोगे। तो क्या करना चाहिए? क्वेश्चन योर बिलीफ्स। अगर कोई इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा लग रहा है तो सोचो, क्यों? क्या मैं विशफुल थिंकिंग कर रहा हूं? डाइवर्सिफाई योर इंफॉर्मेशन। सिर्फ पॉजिटिव स्टोरीज मैच सुनो, नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स भी देखो। थिंक लॉन्ग टर्म। कोई भी गेट रिच क्विक स्कीम मोस्टली स्कैम होती है। रिमेंबर, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कंक्लूजन एंड एक्शन स्टेप्स। तो यहां तक हमने देखा द साइकोलॉजी ऑफ मनी के सबसे पावरफुल लेसन्स। लेट मी समराइज। 1. बीइंग रिच vs बीइंग वेल्थी। रिच दिखता है, वेल्थ इनविजिबल होती है। फोकस करो वेल्थ बिल्डिंग पे, शोइंग ऑफ पे नहीं। 2. कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। स्टार्ट अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट। टाइम डू मैजिक लेट स्टेज में दिखता है। 3. लक और रिस्क दोनों रियल है, डाइवर्सिफाई करो, ओवर कॉन्फिडेंट मैट बानो। 4. इनफ का कॉन्सेप्ट डिफाइन करो, कितना चाहिए। सैटिस्फाइड रहो, ग्रीड डिस्ट्रॉय करता है। 5. रूम फॉर एरर। इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, सेफ्टी मार्जिन्स। यह बोरिंग है लेकिन लाइफ सेवर है। 6. सेव विदाउट रीजन। स्पेसिफिक गोल्स के लिए मत सोचो, फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्शंस के लिए सेव करो। 7. रीजनेबल ओवर रैशनल। परफेक्ट स्ट्रैटेजी मत ढूंढो, कंफर्टेबल स्ट्रैटेजी ढूंढो। 8. स्टोरीज। अपने बिलीफ्स को क्वेश्चन करो, विशफुल थिंकिंग से बचो। ए फ्लैट आपका एक्शन प्लान। आज से ये करो, चेक मार्क। इमरजेंसी फंड स्टार्ट करो, पहले 1 महीने का टारगेट रखो, फिर 3, फिर 6। चेक मार्क मंथली सेविंग्स को ऑटोमेट करो, सैलरी आते ही पहले सेव करो, बाकी में मैनेज करो। चेक मार्क पोर्टफोलियो रिव्यू करो, क्या तुम्हारे पास रूम फॉर एरर है या ओवर लीवरेज्ड हो। चेक मार्क इनफ डिफाइन करो, लिख लो, मुझे कंफर्टेबल लाइफ के लिए कितना चाहिए। रिमेंबर मॉर्गन हाउसल का ये क्वोट, Doing well with money has little to do with how smart you are and a lot to do with how you behave. इंटेलिजेंस नहीं, बिहेवियर मैटर करता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ, आज से कौन सा एक फाइनेंशियल हैबिट स्टार्ट करोगे। देखने के लिए थैंक यू।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।